एक ऐसी जॉब जिसकी एनुअल सैलरी 1.2 मिलियन डॉलर यानी कि 33 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ आपको ये लाइट हाउस को गार्ड करने के, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। जरा सोचिए, जॉब ऐसी जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा, केवल आप ही अपनी मर्जी के मालिक होंगे। जब चाहे आप सोएं, जब चाहे खाएं और जब चाहे आप फिशिंग करें और जब चाहे आप समुद्र के इस सुंदर व्यू को एंजॉय करें। दरअसल समुद्र की लहरों के बीचों बीच दिख रहा ये पिलर जिसमें ये लाइट जलती हुई आपको नजर आ रही होगी, जिसको हम लाइट हाउस के नाम से जानते हैं, यानी कि करोड़ों रुपए सैलरी मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस नौकरी को करने के लिए मन बना चुके होंगे, लेकिन जरा रुकिए, हम आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि इस लाइट हाउस को गार्ड करने के इतने ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि आपका सिर्फ काम यही होगा कि इस लाइट हाउस के ऊपर वाली ये लाइट अच्छी तरह से काम करती रहे। दरअसल इस लाइट हाउस में जॉब करने वालों को ज़्यादा पैसे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है। बात करें इसकी लोकेशन की तो ये जुमन लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर जॉब करने वालों को शुरुआती दिनों में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ अकेलेपन से जूझने की वजह से वो इंसान बोर होने लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ही विशाल तूफान आते रहते हैं और इन तूफानों की वजह से समुद्री तूफानी लहरें जब इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो इस पर उपस्थित इंसान के लिए और भी ज़्यादा जोखिम पैदा करती हैं, जिसकी वजह से इस लाइट हाउस पर नौकरी करने वाले इंसान के जीवन में मौत का खतरा हर समय मंडराता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समुद्र के बीचों बीच इस वीरान जगह पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी है, इस लाइट हाउस को बनाने की क्या जरूरत पड़ी होगी। तो ये जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के काफ़ी समय पहले। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया के पहले लाइट हाउस का निर्माण ईसा पूर्व 280 के आसपास फरोस द्वीप पर हुआ था और यह व्हाइट संगमरमर से बना हुआ था और इसकी ऊंचाई 600 फीट थी और यह विश्व के 7 अजूबों में गिना जाता था। ये बात उस समय की है जब सफर करने के लिए ना तो अच्छी खासी सड़कें होती थी और ना ही गाड़ियाँ। ऐसे में लंबा सफर तय करना और व्यवसाय करना काफी मुश्किल हुआ करता था, जिसकी वजह से यात्रा को आसान बनाने के लिए समुद्री यात्रा को अपनाया गया, जिसमें नाव के माध्यम से और जहाजों के माध्यम से ट्रेवल किया जाने लगा। उस समय ये पानी के जहाज लकड़ी के बने होते थे, जिसकी वजह से ये तो पता नहीं होता था कि पानी के अंदर कितनी बड़ी चट्टानें हैं और ये जहाज उन चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जान और माल की हानि होती थी। और दूसरी वजह ये थी कि उस समय एविगेशन का ना होना। जब पुराने जमाने के लोग इन बड़े बड़े समुद्रों पर अपना सफर शुरू करते थे तो इनको ये पता नहीं होता था कि अगला समुद्री किनारा कितनी दूरी पर होगा और ये किस दिशा में है। मतलब उस जमाने में एविगेशन उस समय सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि आज के जमाने की तरह उस समय जीपीएस या एडवांस सिस्टम नहीं हुआ करता था जो गाइड कर सके एविगेशन के बारे में। क्योंकि जीपीएस की शुरुआत हुई थी 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 से। और वैसे भी आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी और जीपीएस की मदद से हम अपनी स्क्रीन में देखकर भी गलत मोड़ ले लेते हैं। तो सोचिए, ये पुराने जमाने के लोग तो क्या ही करते। ऐसे में ये लोग सूरज की रोशनी की मदद से और रात के समय तारों के प्रकाश से दिशाओं का अंदाजा लगाते थे। शुरुआती दौर में इस नेविगेशन की वजह से कई मुसीबतें आ जाती थी। इस ना खत्म होने वाले पैसिफिक ओशियन को एक बार कैप्टन LSOI अपने इस क्रू के साथ इस ओशियन को क्रॉस कर रहे थे तो रात के समय अचानक से बादल छा जाते हैं और इस बदलते मौसम की वजह से सितारे भी छिप जाते हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता भटक जाते हैं और रात भर ये उस तूफानी मौसम का सामना करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। और जब सुबह होती है तो उनको पता लगता है कि ये खुले समुद्र में खो चुके हैं। अब इनके पास ना तो कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही पीने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि समुद्र का पानी पीकर भी तो काम चला सकते थे, लेकिन समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि इसको नहीं पिया जा सकता। और अब उनका भूख और प्यास की वजह से बुरा हाल हो गया था और बहुत सारे क्रू मेंबर्स की मौत भी हो चुकी थी। और फिर भी कैप्टन अपनी यात्रा को जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए और बड़ी मुश्किलों से कैप्टन को लैंड मिल गया। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ का रूलर था फिटोलोमी द सेकंड फिलाडेल्फिया। इसका किंगडम उस टाइम एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन का। अगर आप इस लोकेशन पर नजर डालें
तो समुद्र के किनारे और इस शहर पर पहुंचने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। और इसके साथ ही देखें कि कितनी सारी चट्टानें हैं। जब ट्रेवल करने वाले जहाज रात के समय यहाँ से गुजरते थे तो यह पानी के नीचे उपस्थित नोकदार पत्थरों से टकराती थी और ये शिप्स नीचे से डैमेज होकर पानी में डूब जाती थी, जिसकी वजह से इस किंगडम को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। किंग फेटेलॉमी ने अपने किंगडम की मैरीन ट्रेड रूट की सुरक्षा के लिए उस समय के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सो स्ट्रेट्स ऑफ सिनिडस को बुलवाया और उनसे इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए हेल्प मांगी और तैयार किया गया एक जबरदस्त प्लान। उन्होंने इस स्थान पर नेविगेशन के रूप में ज्वलनशील युक्त एक मीनार को तैयार कराया जो शिप्स को गाइड करेगा सुरक्षा की ओर। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये जिसका निर्माण कर रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बनने वाला है। ऐतिहासिक दुनिया का द फिरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड्स ऑफ फिरोज के ऊपर यह लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया। इसको व्हाइट मार्बल से तैयार किया गया था। उस समय इस लाइट हाउस के ऊपर आग जलाकर रोशनी पैदा की जाती थी, जिसको हर वक्त आयल और लकड़ी मिलती रहनी चाहिए थी। इसमें ईंधन के रूप में वनस्पतिक तेल प्रमुख होता था। सिर्फ अपने साइज की वजह से ही लाइट हाउस अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसको जीनियस डिजाइन भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करने में कारगर था। स्ट्रॉस ने इस लाइट हाउस की लाइट को और ज्यादा बढ़ाने की सोची, क्योंकि अभी भी एक समस्या थी। छोटे जहाज तो इनके माध्यम से अपनी स्पीड कंट्रोल करने में सक्षम थे, लेकिन बड़े शिप्स के लिए अभी भी ये सिग्नल काफी नहीं था, जिसके लिए स्ट्रॉस ने मिरर और लेंस से युक्त सिस्टम क्रिएट किया, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाजों को इसकी रोशनी दिखाई देने लगी थी। और इस लाइट हाउस के बनने की वजह से दूर के सेलर्स ने सुकून की सांसें ली। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की मदद से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सेफ्टी का सिंबल बनकर तैयार हुआ यह लाइट हाउस सेलर्स के लिए, और यह कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। पहले ये लाइट हाउस समुद्र के किनारों पे बना करते थे, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया भर में ये ट्रेड अब चलने लगा और समय के साथ इसकी बढ़ती जरूरतों ने समुद्र के ज्यादा बिजी रूट पर जहाँ इनकी ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो ये लाइट हाउस वहाँ भी बनना शुरू हो गए। अगर आप किसी समुद्री यात्रा पर निकलेंगे तो आपको ये मीनार के जैसे डिफरेंट लोकेशन में देखने को मिल सकते हैं। पहले इन लाइट हाउस को आग से प्रकाशित किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ गैस, लैंप और ऑयल लैंप्स का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन वक्त बदलता गया और फिर इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हुई और फिर ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब में तब्दील हुए। अब लाइट हाउस की रोशनी पहले की अपेक्षा और अधिक होने लगी, क्योंकि ये लेंसों से युक्त इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मीलों की दूरी तक प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते थे। उस टाइम के कुछ इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया। पहले इन लाइट हाउस में मोटे लेंसों का इस्तेमाल किया जाता था और अब ये बात समझ में आ गई थी कि लेंस जितना अधिक मोटा होगा उतना ही कम प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा। और इसका एक सॉल्यूशन था और वो था लेंस को पतला करना। उस समय फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्नेल जिन्होंने एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने इस लेंस को एक तो बारीकी से पतला करके उसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया कि लाइट हाउस की सारी लाइट्स एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। अब इन लेंसेज की मदद से लाइट हाउस की लाइट को सिंगल डायरेक्शन में दूर तक भेजा जा सकता था और मीलों दूर से आ रही शिप्स को खतरे का आराम से पता चल सकता था। तो दोस्तों, हमारा सवाल था कि क्या आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं? तो कमेंट पर जरूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक जानकारियों भरे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।